हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आपके क्लास 10th आईसीएसई साउंड चैप्टर का नया टॉपिक, जिसका नाम है हमारे पास वाइब्रेशंस। और वाइब्रेशंस में हम लोग शुरुआत करेंगे नेचुरल वाइब्रेशन से। अब अगर वाइब्रेशंस की बात करी जाए तो वाइब्रेशंस जो हैं आपके पास ये कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपने पास वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके हाथ में रखा हुआ फोन, ठीक है, जो कि अभी भी शायद आप में से किसी के हाथ में होगा, जो कि वाइब्रेट कर रहा होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी आपके हाथ में ये फोन, तो उसको बैग में रख लो। तो ये जो वाइब्रेशंस होती हैं हमारे पास, ऐसी कई बॉडीज हैं जो कि क्या करती हैं, हमारे पास वाइब्रेट करती हैं। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि वाइब्रेशन, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड यूज करा, मैंने बोला कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, तो मोबाइल फोन उसका एग्जांपल हो सकता है। और क्या क्या एग्जांपल्स आप लोगों ने देखे हैं जहां पर वाइब्रेशन जैसा वर्ड आपने यूज करा होगा या वाइब्रेशन जैसा वर्ड कभी सुना होगा? और किस चीज को आपने वाइब्रेट करते हुए देखा है? आपने देखा होगा कि हमारे पास जो स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर्स, बातें नहीं, यहाँ पे ध्यान, शांति बिल्कुल। जो हमारे पास स्पीकर्स होते हैं, जब आप बहुत तेज आवाज में अगर म्यूजिक सुनते हो, जो स्पीकर होता है ना, जो आपके पास स्पीकर की ग्रिल होती है, वो स्पीकर की ग्रिल भी वाइब्रेट करने लग जाती है, क्योंकि वहां से इतना बेसी या फिर इतना पंची और थम्पी साउंड आता है वहां से कि वो स्पीकर ग्रिल भी वाइब्रेट करती है। लेकिन बिल्कुल, जो आपके पास मसाजर्स होते हैं वहां से भी वाइब्रेशन ही निकलती है, जो कि आपकी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स को दबाती है, जिसके कारण आपको बेटर फील होता है। बट अब यहाँ पे बात आप लोग समझना, वाइब्रेशंस में हमारे पास जो पहला हम लोग नेचुरल वाइब्रेशंस पढ़ रहे हैं। देखो वाइब्रेशन में क्या होता है, वाइब्रेशन में जब भी आपने किसी बॉडी को शुरुआत में वाइब्रेट करने के लिए छोड़ दिया होगा, मतलब उसे वाइब्रेशन पे सब्जेक्ट करा होगा, तो आपको बार बार जाकर के बॉडी को फिर से इंटरफेयर ना करना पड़े कि यार मेरे को इसको ले जाकर के दोबारा वाइब्रेट करना है। अगर आपने बॉडी को एक बार वाइब्रेशन पे ले आए तो बॉडी हमेशा खुद से वाइब्रेट करती रहे और आपको वो वाइब्रेशन जाकर के बार बार वहां पर प्रोड्यूस ना करनी पड़े। अगर इस तरीके का कोई वाइब्रेशन हमारे पास अवेलेबल है या बॉडी अगर इस तरीके का वाइब्रेशन फेस कर रही है, तो ऐसे वाइब्रेशन को हम लोग कौन सी कैटेगरी में डालते हैं? हमारी नेचुरल वाइब्रेशंस। तो नेचुरल वाइब्रेशन जो है ये हमेशा किसकी प्रेजेंस में हो रहा होगा? एक एक्सटर्नल फील्ड फोर्स की प्रेजेंस में, ठीक है। हाँ, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यहां पर एक्सटर्नल फोर्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? अब आपको इंटरवेंशन नहीं करनी है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए वहां पर, ठीक है। गिटार होते हैं, गिटार की स्ट्रिंग होती है, तो मैं ये कहता हूं कि गिटार की स्ट्रिंग को अगर आपने एक बार वाइब्रेट कर दिया ना, अगर आप गिटार की स्ट्रिंग पुल करते हो तो वाइब्रेट करता है, क्योंकि वहीं से आपको वो जो साउंड है, हमिंग साउंड है, वो सुनाई देती है। बट अब मेरे को बार बार उसको पुल ना करना पड़े। अगर आपने एक बार पुल करके छोड़ दिया तो अब ये गिटार का स्ट्रिंग हमेशा वाइब्रेट करे। आपको भी पता है ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्यों पॉसिबल नहीं होता है? क्योंकि वहां पर आपके पास जो एयर है, वो एयर क्या प्रोवाइड करा रही है? उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करा रही है। तो वो स्ट्रिंग थोड़ी देर वाइब्रेट करेगी, फिर रुक जाएगी। अब आपको उसको दोबारा पुल करना पड़ेगा। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि मेरे को दोबारा पुल ना करना पड़े। अगर बॉडी एक बार वाइब्रेशनल मोशन में आ गई तो अब ये लाइफ टाइम वाइब्रेशनल मोशन में ही रहे और इसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत ना पड़े। अगर ऐसा हो पाता है, इस तरीके की वाइब्रेशन बन पाती है, तो इस तरीके की वाइब्रेशन को हम लोग ने क्या नाम दिया है? अपने पास नेचुरल वाइब्रेशन यहाँ पे नाम दिया है, ठीक है। आई बात समझ में? तो नेचुरल वाइब्रेशंस हमेशा कब अकर होंगे? इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। तो हमारे पास जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है लेकिन उस वाइब्रेशन के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो उस वाइब्रेशन को हम लोगों ने क्या बोल दिया अपने पास? यहाँ पर नेचुरल वाइब्रेशन बोल दिया। अब जो नेचुरल वाइब्रेशन अचीव करने वाला जो केस होता है, यार देखो, नेचुरल वाइब्रेशन अचीव करने के लिए ना एक आइडियल केस होता है। वो कैसा केस बोला मैंने यहाँ पर आप लोगों को? एक आइडियल केस। और हम लोग आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं, हम लोग कैसे वर्ल्ड में रहते हैं? हमारे पास रियल वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि जो आपका रियल वर्ल्ड है ना, रियल वर्ल्ड जो वर्ड है, रियल वर्ल्ड में होते हैं लॉसेस। किसके लॉसेस होते हैं? एनर्जी के लॉसेस होते हैं। एंड साउंड जो है आपके पास वो एक एनर्जी है। तो वैसे अब जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोगों ने गिटार का स्ट्रिंग पुल किया, तो गिटार का स्ट्रिंग पुल करने पर आपको जो वाइब्रेशन है वो कभी भी लाइफ टाइम के लिए आप अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो वाइब्रेशन है वो एयर फ्रिक्शन के कारण थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाएगी। प्लस जो गिटार की स्ट्रिंग्स है वो भी किसी अपने पास स्क्रू से बंधी हुई है, तो वो जो स्क्रू है, वो स्क्रू पे जिसपे वो बंद रखा है, वहां पे जो टेंशन उस पे लग रहा है, तो वो स्क्रू के साथ बंधे होने के कारण भी वहां पर एनर्जी लॉसेस जो है वो फेस कर रहा है। तो वहां पर भी वो जो केस है वो पॉसिबल नहीं है। अब फोन आपका जो वाइब्रेट करता है, फोन क्यों वाइब्रेट करता है? क्योंकि फोन के अंदर मोटर लगी हुई होती है। जब तक वो मोटर आपके पास चलती रहेगी तब तक आपका फोन वाइब्रेट करेगा, अदरवाइज वो भी एक टाइम पे आकर के रुक जाएगा। अब जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वहां पर हमें कुछ टर्म्स और कुछ चीजें समझना जरूरी है। सबसे पहले तो ये होता है कि जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो सबसे पहले आपको समझनी है उसके टाइम पीरियड, ठीक है, या फिर हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हम लोग बॉडी का हमेशा अपने पास क्या करेंगे? वहां पर मेजर करेंगे। जब भी हम लोग किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे, वहां पर बॉडी की वाइब्रेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो दूसरी चीज यहाँ पर जो रहती है, टाइम पीरियड जो है बॉडी का, इसको हम लोग नेचुरल पीरियड कहते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी होती है बॉडी की, उसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया होता है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी।
और आपको रिलेशन तो पता ही होगा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में कैसा रिलेशन होता है मेरे पास, इनवर्स का रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t। और वैसे आप कह सकते हो कि जो टाइम पीरियड है वो किसका इनवर्स है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का वैसे मीनिंग क्या हुआ करता था, फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे समझाते थे, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, इसी को हम लोग बोलते हैं कि आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और जो जो चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी वो क्या हो सकती है, जो भी बॉडी यहां पर कह रहे हैं कि कैपेबल है, किस चीज के कैपेबल है, वाइब्रेशन करने के लिए, ये कह रहे हैं ये हमेशा कांस्टेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा और इसका एम्पलीट्यूड भी ना कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा मेरे पास, कांस्टेंट रहेगा। ध्यान रहे कि ये जो केस यहां पर लिखा हुआ है इन्होंने, ये कैसा केस है मेरे पास, आइडियल केस है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट करेगी तो वो अपना एम्पलीट्यूड को कभी भी कांस्टेंट नहीं बना पाएगी। इट मींस मैं ये कहना चाह रहा हूं एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, आप लोग एम्पलीट्यूड का मीनिंग समझना। एम्पलीट्यूड क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। अगर मैं एक बॉल को रिलीज करता हूं वॉल के इस लेफ्ट हैंड साइड से, ऐसा सोचना कि आपकी जो वॉल है बिल्कुल लेफ्ट वाली साइड से मैंने चिपका के रिलीज करा, तो वो पूरी बॉल ऐसे घूम करके आएगी, इधर तक जाएगी, ठीक है। लेकिन जब ये वापस उस लेफ्ट वाले पोजीशन पर पहुंचेगी, क्या ये फिर से जाके वॉल को टकराएगा उसी पॉइंट को, नहीं, ये कहां पे रुक जाएगा, उससे थोड़ा पहले, और अगली बार जब वापस आएगा और थोड़ा पहले रुकेगा। क्यों, क्योंकि अब वो फेस कर रहे हैं आपके पास लॉसेस। तो ये एम्पलीट्यूड था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्यों नहीं कांस्टेंट हो सकती है, क्योंकि बॉडी लगातार क्या लूज करती रहती है, अपने पास जो एनर्जी है उसको लूज करती रहती है, इसलिए ये कभी भी आपके पास कांस्टेंट नहीं रहता है। तो इसीलिए हमने बोला कि ये जो टर्म आपके लिए लिखी है किसके लिए लिखी है, आइडियल केस के लिए। और वैसे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो भी क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी, ठीक है। वो आइडियल केस में ही हो सकती है दोनों चीजें। तो जो नेचुरल वाइब्रेशंस हैं, इसीलिए नेचुरल वाइब्रेशंस को क्या कह रहे हैं कि ये कहां पे हो सकता है, हमेशा हमारे पास वैक्यूम में हो सकता है। तो वैक्यूम में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर एयर फ्रिक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपके पास वैक्यूम में कोई एयर फ्रिक्शन तो है नहीं। अब जो बॉल थी, जिस बॉल की अभी हम लोगों ने बात करी कि भाई मैंने जो बॉल है अपने पास, जब अपनी मीन पोजीशन से छोड़ा तो ये लेफ्ट में भी जाएगा और उसके बाद ये कहां पर जाएगा अपने पास, ऐसे राइट में भी जाएगा। तो जब मेरे पास ये बॉल स्विंग कर रही है, जब ये टू एंड फ्रो मोशन कर रही है यहां पर, तो इसकी स्पीड को रिड्यूस कौन करवा रहा है, क्यों इसकी स्पीड रिड्यूस हो रही है धीरे धीरे, या मैं कहूं इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। किस कारण से यहां पर एम्पलीट्यूड कम हो रहा था हमारे पास, एयर फ्रिक्शन के कारण। हवा में ही तो हो रहा है पूरा एक्सपेरिमेंट, तो एयर जो होती है, एयर भी आपके पास फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, उसके कारण आपके पास इसका जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार क्या होता चला जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो आइडियल केस में हम लोग लेकर के चलेंगे कि भाई वैक्यूम में हो रहा है। ये आपके पास ग्राफ है जिसको हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एम्पलीट्यूड का मीनिंग आपको पता ही है, एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इससे पता चल रहा है कि वाई एक्सिस पर मैं डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा हूं, और जो आप कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर अपना टाइम पीरियड शो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइम पीरियड शो किया गया है और वाई एक्सिस पर वैसे ही क्या शो किया गया है, यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं अपने पास, एम्पलीट्यूड। हाँ बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स पर। ये एग्जांपल्स किसके हैं हमारे पास, यहाँ पे नेचुरल वाइब्रेशंस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। वैसे तो नेचुरल वाइब्रेशंस के एग्जांपल्स बहुत कम होते हैं, उसके पीछे रीजन यही है कि भाई अगर आप रियल वर्ल्ड में रह रहे हो तो रियल वर्ल्ड में आपको ऐसी शायद बिल्कुल ना के बराबर, मैं कह दूं एक भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिलेगी जो कि कैसा एग्जांपल बने अपने पास नेचुरल वाइब्रेशन का। पर हाँ, कोई बॉडी बहुत छोटे समय के लिए नेचुरल वाइब्रेशन में रह सकती है, ठीक है। वो जो आइडियल टाइम है वो बहुत छोटा होता है, मतलब आप 1 घंटे 2 घंटे की भी बात नहीं कर सकते हो, मैं तो सेकंड्स की बात कर रहा हूँ। कुछ सेकंड्स के लिए कोई बॉडी को किसमें कंसिडर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर अपने पास, आइडियल केस में, कि भाई वो नेचुरल वाइब्रेशन दिखा रहा था, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पर जो एनर्जी लॉस होगा वो शायद 0 रहा हो या फिर मिनिमल रहा हो, पर वो बहुत एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहा होगा। एग्जांपल्स में आप पहला देख सकते हो कि अभी हम लोगों ने जो बॉब वाला एक्सपेरिमेंट करा, कह रहे हैं कि अब आपने जो बॉब लगाई हुई है ना सिंपल पेंडुलम की, जो हमारे पास बॉब है यहाँ पर सिंपल पेंडुलम का, ये आपने अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करा, पर देखो इन्होंने क्या वर्ड यूज करा है, स्लाइटली, ज्यादा नहीं ले जाएंगे, ठीक है, हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे। तो कह रहे हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2π√g/L, ठीक है। अब यहां पर जो L होता है, ये L किसके लिए यूज हुआ है, यहां पर ये है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब वो धागा या वो तार जिसके साथ आपका वो बॉब, या फिर मैं कहूं जो बॉल हम लोग लटकाते हैं पेंडुलम बनाने के लिए, वो लटकी हुई होती है। तो L का मतलब होता है यहाँ पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और वैसे जो यहाँ पे G यूज हुआ है, ये G क्या है अपने पास, व्हाट डू यू मीन बाय G, ग्रेविटी नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। G क्या है अपने पास यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसलिए क्योंकि पहले कैसे आपको रिलेशन दे रहे हैं जो कि नेचुरल वाइब्रेशंस में कहीं पर यूज हुआ है। अब ये उसके लिए है जहां पर बॉब, ठीक है, आपके पास कोई बॉब है, अगर वो वाइब्रेट कर रहा है या टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है।
आगे बढ़ेंगे। अब कह रहे हैं कि आपने स्प्रिंग से ना कोई लोड सस्पेंड कर दिया। अब अगर स्प्रिंग से कोई लोड सस्पेंड हुआ है तो आपका स्प्रिंग होगा। लोड का मतलब है कि क्या रहा होगा, इस बॉडी का अपना खुद का मास रहा होगा, और अगर मास है तो बॉडी क्या करेगी, नीचे अपने वेट के कारण नीचे खींचेगी इस स्प्रिंग को। तो आपकी स्प्रिंग ना इलोंगेट होने की कोशिश करेगी, ठीक है, खींचने की कोशिश करेगी। तो अब आपकी जो स्प्रिंग है, अब आपकी स्प्रिंग क्या हो जाएगी, यहां पर वाइब्रेट करने लग जाएगी। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने इसमें अचानक से मास ऐसा लगाया, अपना हाथ हटा दिया। जैसे मैं हाथ हटाऊंगा स्प्रिंग एकदम से नीचे खींचेगा। अब नीचे खींचा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रिस्टोर हुई, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे खींचेगा। तो अब जो स्प्रिंग है अपने पास, ये पहले क्या करेगी, पहले इलोंगेट होगी, फिर कंप्रेस होगी, फिर इलोंगेट होगी, कंप्रेस होगी। तो आपकी बॉडी किस में आ गई, यहाँ पर वाइब्रेशंस में आ गई। ये किसके कारण हुआ है, ये हुआ है जब आपने यहाँ पर स्ट्रिंग के साथ क्या लगा दिया, स्ट्रिंग के साथ आपने लगा दी यहाँ पर एक बॉब। ठीक है, एक बॉब आपने यहाँ पर उसके साथ, अरे बॉब कह रहा हूं, एक मास जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर फ्रीली सस्पेंड कर दिया था। तो अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मुला देखो जरा यहाँ पर। इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मुला क्या है, 1/2 पाई √k/m। अब यहाँ पे जो k होता है ना, ये जो k यहां पर हम लोगों ने यूज करा है, ये k आपके पास एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आपके पास नहीं आएगा। और जो m है, m क्या है मेरे पास यहाँ पे, m क्या हो गया हमारे पास, मास ऑफ द लोड, कि कितना मास आपने यहाँ पर जो है उस लोड का अपने पास यहाँ पे लगाया था। ठीक है, जो भी लोड आप लेकर के आए होगे उसका मास है। तीसरे वाले में चलते हैं। देखो तीसरे वाले में क्या दे रखा है, यहाँ पे ट्यूनिंग फोक दे रखा है। क्या किसी ने ट्यूनिंग फोक देखा है क्या हमारे पास, ट्यूनिंग फोक कैसा होता है? ये जो ट्यूनिंग फोक है, आपको ट्यूनिंग फोक आपके स्कूल के लैब्स में भी देखने को मिल जाएगा। ये जो ट्यूनिंग फोक होती है ना, चिमटा होता है, जैसे हम लोगों के घर में जैसे आप जिससे आप रोटी सेकते हो, वैसे आप तो क्या ही सेकोगे रोटी, तो जो चिमटा होता है, बनाइए किसी ने रोटी, बनाते हो, बिल्कुल सब लोग बनाते हैं। तो जो चिमटा होता है, चिमटे के साथ आपने देखा होगा कि अगर मैं उसको ऐसे हाथ से पकड़ के रखूं और ऐसे खींच दूं ना, तो वो थोड़ी देर करता है वाइब्रेट, पर क्या है कि उसका ना वेट बहुत ज्यादा है। एक तो उसका वेट ज्यादा है, दूसरा उसकी जो टोंग्स हैं बहुत लंबे हैं। ठीक है, चिमटा जो होता है आपके पास वो काफी लंबा होता है उसके अपनी। अब जो ट्यूनिंग फोक होती है ना, चिमटे जैसा ही दिखता है, पर ये अपने पास ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटे साइज का होता है और काफी रिजिड सा होता है। और ये पता है इतना सेंसिटिव होता है कि अगर आपने इसको ऐसे हल्का सा झटका या पुश भी दिया ना, ये तुरंत वाइब्रेट करने लग जाएगा और एक हमिंग साउंड देता है। जैसे मच्छर आपके कान में भिनभिनाते हैं ना, वैसे एक साउंड आता है, जो आप उसके पास जाओगे तो आपको सुनाई देगा, क्योंकि जब वो वाइब्रेट कर रहा है तो उसके अगल बगल वाली एयर कॉलम भी वाइब्रेट करने लग जाती है। इसको भी अभी आगे देखेंगे। सो ट्यूनिंग फोक में क्या होगा कि जो आपने ट्यूनिंग फोक थी, इस ट्यूनिंग फोक को कितनी बार पुश देना है, बताओ कितनी बार पुश देंगे इसको? भाई सिर्फ एक बार। ठीक है, अगर एक से ज्यादा बार आपको पुश देने की जरूरत पड़ रही है तो फिर वो नेचुरल वाइब्रेशन नहीं है। तो जैसे आपने इसको एक बार पुश दिया, मैं तो कहता हूं इस डायरेक्शन से मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक बार पुश दिया तो अभी अपने पास वाइब्रेट करने लगेगा अपनी मीन पोजीशन के अराउंड। ठीक है, और ये वाइब्रेट करता हुआ आपको दिख जाएगा, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको वाइब्रेट करता हुआ दिख भी जाएगा, साउंड भी सुनाई देगा। तो ट्यूनिंग फोर्क में अपने पास जो वाइब्रेशंस है, सबसे पहले तो मेरे को बताना है यहाँ पे जो वाइब्रेशंस निकलेंगी ये एयर कॉलम को कैसे डिस्प्लेस करेंगे। क्या ये लेंथ वाइज डिस्प्लेस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिस्प्लेस कर रही है, राइट हैंड साइड पे भी डिस्प्लेस कर रही है। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है एयर कॉलम की, ये कैसी फॉर्म में हो रही है, ये लेंथ वाइज हो रही है। ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लेंथ वाइज, जिसमें आपका पार्टिकल क्या हो जाता है, आपका पार्टिकल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, अरे एक ही प्लेन में रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अपने पास प्रोड्यूस करता है जब ये वाइब्रेट करता है, ना कि ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में क्या होता है, ट्रांसवर्स में जो पार्टिकल है, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा होगा उसी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर भी मूव करता है। ठीक है, मतलब कि जैसे अगर आप लोग आगे चल रहे हो तो आप उछलते हुए आगे जाओ, तो जब आप जंप करोगे, एग्जैक्टली यही चीज होती है। अगर आप जंप करोगे ना अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, आप लोगों ने नहीं देखा कि अगर मैं जंप करूंगा तो हम लोग जंप कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द प्लेन, और जंप करूंगा तो आगे की तरफ करूंगा, तो मैं परपेंडिकुलर भी मूव करा और मैं आगे भी चला गया। बिल्कुल कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, पर लाइफ में ना आगे जाने के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए और पीछे जाने के बारे में कम, तब वो ट्रांसफर वेव का केस बनेगा। तो जिसमें पार्टिकल अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अलोंग कैसा मूव करता है, हमारे पास परपेंडिकुलर मूव करता है। बस बात उसमें यही होती है कि ये जब आपको साउंड में पढ़ाते हैं तो डायग्राम की फॉर्म में पढ़ाते हैं। जो भी आप यहाँ पर साइन वेव बना करके आए थे, इसको हम लोग साइन वेव कहते हैं। ठीक है, ये अभी तक आप लोगों ने वहां पे पीछे पढ़ा होगा, जो भी हम लोग डायग्राम देख रहे थे। तो अब हमारे कानों को जो साउंड यहाँ पर सुनाई देगा ना, ये कैसा साउंड होता है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्योर नोट कहते हैं। तो भाई प्योर नोट कौन प्रोड्यूस करता है अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या पता कभी आपसे एमसीक्यू में पूछ ले। प्योर नोट प्रोड्यूस करता हुआ कौन दिखेगा आपको, हमारा ट्यूनिंग फोक। ठीक है, ट्यूनिंग फोक से कैसा निकलता है आपके पास एक
प्योर नोट निकलती है। ठीक है, प्योर नोट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो सिंगल फ्रीक्वेंसी नोट्स को ही क्या बोला जाता है हमारे पास? प्योर नोट्स बोले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एयर कॉलम पे आ जाते हैं। एयर कॉलम या फिर फ्लूट। अब बांसुरी होती है भाई, बांसुरी तो सभी लोगों ने देखी होगी हमारे पास। नहीं, लेके नहीं आनी है, जिसके पास है वो घर में अपने पास बजा करके देख सकते हैं, सीटी नहीं बजानी है। तो हमारे पास जो फ्लूट होती है, फ्लूट या फिर जिसको हम लोग बांसुरी कहते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एयर कॉलम। एयर कॉलम का देखो मीनिंग क्या होता है। एयर कॉलम का मीनिंग हमारे पास ये होता है, सबसे पहले तो कॉलम वर्ड को आप लोग समझना। कॉलम्स कैसे होते हैं हमारे पास? आप लोगों ने घरों में भी कॉलम्स देखे होंगे, जब घर बनते हैं तो कॉलम्स डाले जाते हैं, या सिलिंड्रिकल, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप अक्वायर करवाते हैं। तो एयर कॉलम जो होती है, अब जो आपकी फ्लूट है, फ्लूट आपने देखा कि भाई ये सिलेंडर है, लेकिन इसमें बीच में क्या कर रखे होते हैं इन लोगों ने? छोटे छोटे छेद कर रखे होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को हम लोग यूज करके क्या करते हैं, वहां पर अपनी रिदम बनाते हैं या फिर म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो भी लोग अपने पास फ्लूट बजाना जानते हैं वो। तो ये जो आपके पास एयर कॉलम है, ठीक है, फ्लूट है, वैसे एक ऑर्गन पाइप भी कहते हैं इसको। वैसे आपके पास ये ऑर्गन पाइप भी इसका एग्जांपल हो सकता है। माउथ ऑर्गन नहीं, ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप अलग होता है, माउथ ऑर्गन अलग होता है। माउथ ऑर्गन जो होती है, माउथ ऑर्गन आपके पास ऐसे चॉकलेट की जो ब्रिक है वैसा दिखता है, और माउथ ऑर्गन को फिर इस तरीके से बजाया जाता है। दैट इज नॉट एन एयर कॉलम। ठीक है, माउथ ऑर्गन को आप छोड़ दो, यहाँ पे ऑर्गन पाइप पे ध्यान देना। ऑर्गन पाइप जो है, अभी आप फ्लूट समझ लो, ठीक है, फ्लूट यहाँ पे बांसुरी पे ध्यान दो। जब ये वाइब्रेट करती है ना, तो ये वाइब्रेट कैसे करेगी? अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगी। लेकिन यहाँ पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ही वाइब्रेट कर रही है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? लेंथ ऑफ एयर कॉलम के। ठीक है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे पास? ये लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एयर कॉलम की लेंथ बढ़ा दूंगा, एयर कॉलम की लेंथ बढ़ा देने से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी मेरे पास? कम हो जाएगी। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखनी है तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या होनी चाहिए? फिर वहां पर कम होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात ये चीज हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब जो फ्लूट में जो नोट्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, नोट्स आपको पता होगा कि म्यूजिकल नोट्स होते हैं, क्योंकि अगर आप बांसुरी को बजाने की कोशिश करोगे तो वहां पर भी आपने सारे गामा पा जो आप देखते हो, ये सारे गामा पा की जो अपने पास नोट्स हैं, ये हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में चलता है। ठीक है, बस इसको बजाने का तरीका वहां पे अलग अलग हो जाता है। गिटार में अलग, वायलिन में अलग, सितार में अलग और फ्लूट में अलग। ठीक है, बट नोट्स वहां पर भी हम लोगों को फॉलो करने हैं। अब नोट्स के लिए आपको स्पेशल चीज यहां पर क्या बता रहे हैं, देखो नोट्स में जो फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग द इफेक्टिव लेंथ ऑफ एयर कॉलम व्हेन डिफरेंट होल्स इन इट आर क्लोज्ड। आपने ये चीज देखी है, जब हम लोग बांसुरी बजाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम लोग वहां पर उसके होल्स को कवर करके वहां पर रिदम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब आपने एक साइड से जब उस पर फूंक मारी बांसुरी पे, तो वो क्या कर रहा है? वो आपके पास एयर जा रही है बाहर। ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप हाथ से पकड़ करके रखते हो, तो आप कुछ एयर कॉलम्स को वहां पे बंद कर रहे हो और साइमल्टेनियसली आप कुछ एयर कॉलम्स को वहां पे ओपन कर रहे हो। तो इसका मतलब है जो मैं नोट्स प्रोड्यूस करना चाह रहा हूं, वो नोट्स प्रोड्यूस किसके कारण हो पा रहे हैं? वो एयर कॉलम्स के कारण हो पा रहे हैं। और वो एयर कॉलम्स को हम लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, एयर कॉलम्स को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? होल्स के थ्रू, जो कि होल्स किस में बने हुए हैं? आपके पास इस ऑर्गन पाइप में बने हुए हैं। अब जो ऑर्गन पाइप है जिसकी अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये पहली बात तो दोनों साइड से खुला हुआ है, तो इसके जो वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी है वो किस रेशियो की दी गई है आपको? 1:2:3 की। ये तब का केस है जब मेरे पास ऑर्गन पाइप दोनों साइड से कैसी है? ओपन है। देखो अगर ओपन होगा तो आपको 1:2:3 का फ्रीक्वेंसी लेना है। ठीक है, दोनों साइड से ओपन है, क्लोज नहीं है, दोनों साइड से आपने ऑर्गन पाइप अपनी ओपन रखी हुई है। जो फ्लूट है वो भी दोनों साइड से ओपन होती है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं कि अगर मेरे पास ये जो ऑर्गन पाइप है, इसका एक एंड तो खुला है लेकिन एक एंड बंद है, अगर ऐसा कोई केस बनता है तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस हो रही है, तो आपने जो नोट्स यहाँ पे प्रोड्यूस करें वो कैसे चलेंगे? वो ऑड में चलेंगे, या आपका ऑड सीक्वेंस फॉलो करेंगे, मतलब 1:3:5 वाले। ठीक है, ये होता है अपने पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज का रेशियो। तो अगर दोनों साइड से ओपन है तो क्या रेशियो बनेगा अपने पास? 1:2:3। और अगर एक साइड से क्लोज कर दिया तो वो रेशियो गिर करके कहां पे आ जाएगा? ऑड पैटर्न पे। इट मींस 1:3:5। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगला आ जाते हैं अब उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे जो कि आपके पास स्ट्रिंग बेस्ड होते हैं। स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार, गिटार, वायलिन एटसेट्रा, ये सब आपने देखे, इन सब में स्ट्रिंग लगी होती है अपने पास। ठीक है, वायर लगी हुई होती है वहां पे, जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। जब मैं उसको स्ट्रेच करता हूं या उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता हूं, तभी आपको जो साउंड है वो सुनाई देता है। अगर आपने इसको एक बार प्लग किया तो इससे जो वाइब्रेशन निकली, क्या ये लॉन्गिट्यूडनल है क्या? ये कैसे दे रखी है आपको? ट्रांसवर्स वाइब्रेशन दे रखी है। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का मतलब है कि पार्टिकल ने या वेव ने जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करा होगा उसी डायरेक्शन के अलोंग परपेंडिकुलर भी मूव करती हुई आगे बढ़ी होगी। तो अपने पास लॉन्गिट्यूडनल किसने बनाई थी? ऑर्गन पाइप ने। और आपके पास ट्रांसवर्स कौन बना रहे हैं? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं। ये बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है। अब इनकी खुद की एक डेफिनेट नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी
जो कि किस बात पे डिपेंड करती है हमारे पास, जो इसका स्ट्रिंग है ना उसके टेंशन पे डिपेंड करती है मेनली। ठीक है, अभी फॉर्मूला भी नीचे लिखा हुआ है, अभी उसकी भी बात करेंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की, देखो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का आपको यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है। क्या क्या आ रहा है इसमें एक फॉर्मूले में, 1/2L T by pi I R² D। यहाँ पर L का मतलब क्या है, L क्या है अपने पास यहाँ पर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। T का मतलब क्या है, यहाँ पे जो कैपिटल T यूज हो रखा है यहाँ पर, कैपिटल T का मीनिंग क्या हो गया, कैपिटल T क्या है आपके पास, कैपिटल T क्या है, क्या ये टाइम है क्या कैपिटल T? बिल्कुल ये टेंशन है, जो कि अभी आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगी। तो कैपिटल टी जो अपने पास यहाँ पे यूज हो रखी है, कैपिटल टी क्या रहेगी, ये टेंशन रहेगी। ठीक है, ये टी जो है यहाँ पर, ये अपने पास टाइम नहीं है, ये क्या है अपना यहाँ पर टेंशन है। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो जो एल यूज हो रहा था, एल का मीनिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एल का मीनिंग क्या हो गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और जो डी है, ये डी किस लिए यूज होता है, यहाँ पे जो स्मॉल डी रहता है ये होता है डेंसिटी। और ये डेंसिटी किसकी रहती है, स्ट्रिंग आपने किस मटेरियल का बनाया है। क्योंकि भाई जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो आपके पास कई तरीके के होते हैं, कई सारी मटेरियल्स के यूज होते हैं। गिटार में पैसे इसी बात के होते हैं कि आपकी स्ट्रिंग की क्वालिटी कैसी है। आप जिस भी मटेरियल का स्ट्रिंग बनाओगे, हर किसी की जो अपने पास डेंसिटी है वो वहां पर अपने पास अलग निकल करके आती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर पाई आर स्क्वायर की यहाँ पर डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाए तो यही क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, मास ऑफ यूनिट लेंथ का मतलब है कि पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ हम लोग उसका मास यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। हाँ। फिर उसके बाद जो पाई आर स्क्वायर, अब किसी ने पूछा ही नहीं कि पाई आर स्क्वायर इंटू डी जो है इसको मास क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, कहते होंगे हाँ। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये पाई आर स्क्वायर इंटू डी है, मतलब ये क्या था, मास बाय वॉल्यूम था। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं इसमें ऊपर भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर कैसे आया होगा यहाँ पर, भाई आप लोगों ने किस चीज की बात करी है, आपने बोला है कि मैं स्ट्रिंग लेकर के चल रहा हूं। अगर इस स्ट्रिंग को देखेंगे, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेंडर। स्ट्रिंग आपके पास सिलिंड्रिकल शेप की होती है वायर, तो पाई आर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका। जैसे ये मार्कर है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, ये आपके पास इसका फ्रंट व्यू है, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर मैं बेस एरिया को लेंथ से या हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो कौन सी क्वांटिटी बनती है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट या फिर लेंथ, ये क्या है, वॉल्यूम। कट गए, क्या बचा आपके पास, मास पर यूनिट लेंथ। इसलिए पाई आर स्क्वायर इंटू डी को क्या लिखा है हम लोगों के पास, क्या है आपके पास, ये मास ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। ये चीजें होती हैं जिसपे आपको गौर करना है, ये चीजें आपको पढ़ के जानी है और सोचना है ये बना कैसे है। तो ये था आपके पास नेचुरल वाइब्रेशंस। देखो अगला आ जाते हैं अब आपके पास एक और, जरा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं नेचुरल वाइब्रेशंस में। अब अगला जो आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही है, अब जो आपसे फ्रीक्वेंसी निकलवाई जाएगी तो देखा जाए तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, अब ये किस में देखी जा रही है, देखी जा रही है कि जब भी आप कोई वायर होती है ना, देखो अगर मैं वायर को अपने पास दो हिस्सों में बांट दूं, अरे दो हिस्सों का मतलब है कि दो सिरे अपने पास वायर के, उन दोनों को अलग अलग हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, नॉर्मल वायर कोई सी भी हो सकती है, बस ये वायर अंडर टेंशन होना चाहिए, मतलब आपको इसको लूज नहीं बांधना है, आप इसको बिल्कुल टाइट बांधोगे ताकि वायर में मेरे पास क्या बना रहा है, टेंशन बना रहा है। आप देखना कि जैसे आप वायर को ऐसे हल्का सा नीचे की तरफ हल्का सा भी खींचोगे ना, वो तुरंत ऐसे ऊपर की तरफ जंप करने लगेगा, ऐसे ऊपर नीचे। तो मतलब ये है कि मैंने शुरुआत में क्या कर, मैंने शुरुआत में एक उसको एक्सटर्नल फोर्स दिया, एक्सटर्नल फोर्स देने के कारण बॉडी किस में आ गई, वाइब्रेशन पर आ गई। अब ये वाइब्रेट करती रहेगी, ठीक है। पर बात सारी की सारी ये है कि मैं उस रस्सी को कहां से पकड़ के खींचूं, बिल्कुल बीच से पकड़ के खींच रहा हूं या बिल्कुल कोने से पकड़ के खींच रहा हूं, या फिर अगर आप कह दो कि जो हाफ है, मतलब जो बीच वाला हिस्सा है और एक सिरा है उसके बिल्कुल बीच से खींच रहा हूं, मतलब 1/4 पोर्शन से। तो आपको पता है हर एक केस में जो आपके पास नेचर ऑफ वाइब्रेशन है वो अलग अलग है, तो वाइब्रेशन का नेचर भी बदल जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो चीज अगली बदल जाती है हमारे पास, वो क्या होती है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब बात को जरा यहाँ पर समझेंगे, जो चीज आपको यहाँ पर समझाई जा रही है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्यों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं जितना अभी तक हम लोग यहाँ पे पढ़ के आए हैं। ठीक है, पहला वाला जो पार्ट है, पहले वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं कि देखो अगर आपने वायर को प्लग करना है, देखो प्लग करने का मतलब वही है कि ऐसे हल्का सा पुल करना है नीचे की तरफ, बाकी जो वायर है आपका वो अपने पास यहां पर वाइब्रेशनल मोशन में आ जाएगा। तो ये वाला फिगर देखना इसमें, ठीक है। जो आप पहला वाला देख रहे हो ना, ये ए वाला पार्ट, इसमें मैंने इसको कहां से प्लग करा है, मिडल से। ठीक है, कहां से प्लग किया है आपने यहाँ पे इसको,
मिडिल से। तो अगर आप इसको बिल्कुल मिडिल से प्लग करते हो ना, तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है हमारे पास प्रिंसिपल नोड। तो आप देख भी सकते हो ऊपर लिखा हुआ भी है यहाँ पर प्रिंसिपल नोड के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल नोड कब बनती है, जब ये वायर कहां से प्लग करी जाएगी, मेरे पास मिडल से प्लग करी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो वाइब्रेशन है वो एक ही लूप में चल रही है, ठीक है, ये ऊपर नीचे होता रहेगा बस, ठीक है। नॉर्मल केस से कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप अपने घर में भी करके देख सकते हो, शायद आप लोगों ने करके देखा हुआ भी होगा, एक नॉर्मल सा केस होता है। अगर आप बिल्कुल बीच से पकड़ करके खींचोगे तो वो जो वायर है वो वायर क्या होगी, ऊपर नीचे जाएगी, कोई पैटर्न नहीं बनाएगी। तो एक लूप ऊपर बनेगा, एक लूप नीचे बनेगा, जैसा कि इस इमेज में आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। पहली वाली चीज समझ आई। पहले वाले में हमने वायर को जो खींचा है, कहां से खींचा है, उसकी लेंथ के बिल्कुल मिडल से, बिल्कुल बीच से। अब चलते हैं सेकंड सिनेरियो पे, जो आपके पास फिगर नंबर बी है। यहां पर ना, यहां पे तो ध्यान रहे भाई, यहां पे प्रिंसिपल नोड होता है, ठीक है। प्रिंसिपल नोड का मतलब है सबसे पहला, या जिसको जैसे आपके स्कूल में अगर हम लोग बोले, आपके पास दो तरीके के प्रिंसिपल होते हैं। एक प्रिंसिपल वो होता है जैसे हम लोग कोई लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि ये इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। कोई मशीन है तो वो मशीन की वर्किंग कह देंगे इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है, तो वहां पे जो प्रिंसिपल है उसमें PLE लिखा हुआ होता है, ठीक है। और वैसे यहां पर क्या लगा हुआ है अपने पास, PAL। तो आप इन दोनों बातों में फर्क समझना, ये प्रिंसिपल जो है और वैसे आपके पास एक दूसरा प्रिंसिपल होता है। तो ये जो आपके स्कूल वाले जो प्रिंसिपल हैं, शायद उसी की स्पेलिंग अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे लिखा होता है उनके रूम के आगे प्रिंसिपल। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल नोड, ठीक है, मतलब सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला नोड जो मैंने यहाँ पर मिडल से, क्योंकि अब जो आगे बनेंगे वो इसी के कारण बनेंगे, वो सब अपने पास क्या है, वो सब इसी के अंडर ऑपरेट हो रहे हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं सब्सिडरी। क्या बोलते हैं हम लोग उनको, अपने पास सब्सिडरी नोड बोलते हैं। आप लोगों ने कई सारी वो देखी होंगे, मोबाइल कंपनीज होती हैं आपके पास, जैसे आपकी OnePlus है, ठीक है, OnePlus हो गई, Vivo हो गई। अगर आपको पता हो जो OnePlus और Vivo है ना, OnePlus और Vivo की जो पेरेंट कंपनी है वो सेम है, ठीक है। iQOO सुना होगा आपने, iQOO एक मोबाइल ब्रांड सुना होगा। iQOO जो है, iQOO Vivo की सब्सिडरी है। क्या है, iQOO Vivo की सब्सिडरी है। सब्सिडरी का मतलब होता है कि जो Vivo है वो हेड कंपनी है, प्रिंसिपल कंपनी है, ठीक है। और उसके अंदर कौन ऑपरेट कर रही है, अपने पास iQOO, बट एक अलग ब्रांड नेम से दे दिया उन्होंने, ठीक है, एक अलग ब्रांड नेम से निकाल दिया। और उल्टा ये iQOO Vivo, ठीक है, iQOO किसकी सब्सिडरी थी, Vivo की। और मैं आपको कह रहा हूं Vivo, उसके साथ साथ OnePlus, और पहले हमारे पास जो Oppo था, ठीक है, अभी भी है, ये सब के सब आपके पास एक ही पेरेंट कंपनी का पार्ट है, ठीक है। इसके बारे में आप जाकर गूगल पे रिसर्च भी कर सकते हो। तो सब्सिडरी का मतलब समझ आया, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडरी। तो सब्सिडरी मतलब होता है एक कंपनी की भी हमारे पास सब कंपनी या सब ब्रांड। तो वैसे यहां पर अब जो अगले नोड बनेंगे वो क्या बनेंगे, मेरे पास सब्सिडरी नोड बनेंगे, ठीक है। अब सब्सिडरी को यहां पर आप लोग समझना, प्रिंसिपल नोड से निकल करके आएंगे सब्सिडरी। अब आ जाते हैं उस पार्ट पर जो कि आप ये बी वाला देख रहे हो यहाँ पे। तो बी वाले में जो वाइब्रेशन है ना, यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रही है, अगर आपने आपकी प्रिंसिपल नोड की फ्रीक्वेंसी f मानी है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई, मेरे पास 2f हो गई, ठीक है। क्यों 2f हो गई, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो एक लूप था, ये प्रिंसिपल लूप है, इसमें एक लूप मतलब अबव है, एक लूप बिलो है, तो फ्रीक्वेंसी एक होगी, क्योंकि एक साइकिल पूरा जब कंप्लीट होता है तब मेरे को वहां पर वो फ्रीक्वेंसी काउंट होती है, ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, तो भाई एक वाइब्रेशन तभी मानी जाएगी जब ऊपर से नीचे आके वापस यहीं पर पहुंचेगा। तो यहां पर इस तरीके के कितने पैटर्न दिख रहे हैं आपको, टोटल 2, तो 2f, और अगले वाले में कितने पैटर्न दिख रहे हैं वहां पर आपको 3, तो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई, 3f। प्रिंसिपल नोड की फ्रीक्वेंसी f, फर्स्ट सब्सिडरी 2f एंड सेकंड सब्सिडरी कितनी हो गई, मेरे पास यहां पर 3f हो गई। लेकिन अब ये बात आती है कि ये बनते कैसे हैं आपके पास। इनको बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले केस में तो आपने बोला था कि मैंने इसको कहां से प्लग करा है, बिल्कुल मिडल से प्लग करा है। सिमिलरली अगर आप अपनी स्ट्रिंग को 1/6 ऑफ द लेंथ, 1/6 इसकी लेंथ के 1/6 किसी भी एंड से नाप दो, आप चाहे यहां से नाप दो चाहे आप यहां से नाप दो। एक एग्जांपल के लिए आपको समझा देता हूं, अगर आप कहते हो आपकी जो वायर है 6 मीटर लंबी है, तो 6 मीटर का 1/6 कितना होता है, 1 मीटर। तो आप ना बस यहां से यहां तक चल जाओ, मैं कहता हूं ये यहां से यहां तक कितना है, 1 मीटर, ठीक है। और इसको पकड़ करके खींच दो। जैसे हम इसको ऐसे पकड़ करके नीचे खींचेंगे, वैसे ये वाला चीज मेरे को आपको यहां पर बतानी चाहिए थी, क्योंकि इसमें होता है 1/6, ठीक है, यहां पर। तो अगर मैं इसको यहां से पकड़ करके खींचूंगा ना, ये आपके पास 1 मीटर वाला पार्ट है, जैसे मैं इसको यहां से ऐसे प्लग करूंगा, ये इस तरीके की वाइब्रेशनल पैटर्न आपको यहां पर देगा 1/6 ऑफ द लेंथ से। और जो इसके पहले वाला था, इसके पहले वाले में लेंथ कितनी है, इसके पहले वाले में जो लेंथ ली जाती है वो लिया जाता है 1/4। यहां पर कितना लेते हैं हम लोग, इसका 1/4। 1/6 के लिए ये है, ये कहां पर बनेगा मेरे पास 1/6 लेंथ पर, और ये वाला कहां पर बनेगा हमारे पास 1/4 लेंथ पर, ठीक है।
अगर आप 6 का 1/4 निकालोगे ना, 6 का 1/4 कितना निकल करके आएगा मेरे पास? 3/2 मतलब 1.5। ठीक है, 1.5 मीटर से खींचेंगे इसको, तो 1.5 मीटर क्या हो गया? अब आप जरा बात ध्यान से समझना, 1.5 मीटर मैं कह रहा हूं 6 का 1/4 कितना होगा आपके पास? 1.5 होगा या नहीं होगा? यही होगा। ये पूरा 6 है, तो यहां तक क्या रहा होगा? 3 मीटर। और अगर मैं 3 का भी आधा कर दूं तो यहां पे क्या पड़ेगा आपके पास? 1.5 पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो मैंने पहले आधा किया वायर का और उस आधे के भी आधे वाले पार्ट से उसको प्लग कराए, तो ये होता है 1/4 का मीनिंग। हाफ का हाफ, और अगले वाले में कहां से प्लग हो रहा है? वो 1/6 ऑफ द लेंथ से। ठीक है, तो यहां पर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अगर f थी, तो अगले वाले में पहली सब्सिडरी पे 2f बनेगी, तो सेकंड सब्सिडरी पे कितनी बनेगी फिर मेरे पास? वहां पे 3f बनेगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये पहली चीज हो गई क्लियर। अगला आ जाते हैं यहाँ पर जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है ना इन स्ट्रेच स्ट्रिंग में, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, देखो फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या बन गया? अगर मैं देखूं तो रेशियो आएगा f रेशियो 2f रेशियो 3f। कैंसिल हो गए, क्या रेशियो निकल करके आ रहा है? 1:2:3, जो कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये रहता है मेरे पास इनका रेशियो। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन किस मोड में चल रही है मेरे पास? 1:2:3 में। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी के साथ। अगली बात कर लेते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ का क्या रेशियो रहेगा? तो भाई देखो, जो वेवलेंथ का रेशियो होता है, वेवलेंथ का जो अपने पास रेशियो रहता है वो रहता है यहां पर 3:2:1। ठीक है, ये किसका रेशियो है आपके पास? यहाँ पे वेवलेंथ का रेशियो है। नेचर ऑफ नेचुरल वाइब्रेशंस पे आ जाते हैं। तो अभी तक हम लोग जो नेचुरल वाइब्रेशंस पढ़ करके आए हैं, समझ आया ये नेचुरल वाइब्रेशंस वाला पार्ट। अब नेचर पे आ जाते हैं। नेचर का मतलब है कि भाई अगर आप आपसे कोई नेचुरल वाइब्रेशन के बारे में पूछे तो आप उसे क्या बताओगे नेचुरल वाइब्रेशन के बारे में? जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है आप मुझे उसके बेसिस से बताओ, आपको क्या समझ आया? व्हाट डू मीन बाय नेचुरल वाइब्रेशन? क्या होती है नेचुरल वाइब्रेशन? बिल्कुल, वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भाई होता क्या है कि आपका जो एक्सटर्नल फील्ड फोर्स है ना वो एब्सेंट है, तो ये आपके पास एक आइडियल केस है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, हाँ, एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ हम कह रहे हैं कि भाई वो कांस्टेंट बना रहता है, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि एनर्जी लॉसेज होते हैं। तो अगर फिर भी ऐसा हो रहा है, तो ये जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो ना, ये डायग्राम मेरे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक साइन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो नीचे ये भी लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंट किसमें किया गया है? मेरे पास एक वैक्यूम में किया गया है। अब अगर एक बॉडी ने वाइब्रेशन स्टार्ट करी तो ये अब रुकेगी तो है नहीं। आप देखो इसका एम्पलीट्यूड ना कभी बढ़ रहा ना कम हो रहा, इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होने का मतलब है, कल भी मैंने आपको कहा था कि अगर मैं बॉल को यहां से प्रोजेक्ट करता हूं या रिलीज करता हूं, लेफ्ट जाएगी राइट जाएगी, तो जितना लेफ्ट गई उतना ही राइट जाएगी, और अब ये चलता ही रहेगा। मतलब हर बार इससे लेफ्ट वाली वॉल से जस्ट टकरा के वापस आएगा, वैसे राइट वाली वॉल से जस्ट टकरा के वापस आएगा। रियल वर्ल्ड में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे वो जो बॉल है उसका एक तो अपने पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो कम हो जाएगा, आखिरी में आके रुक जाएगी। पर नेचुरल वाइब्रेशन में कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है। नेचुरल वाइब्रेशंस में जो एम्पलीट्यूड है वो क्या रहता है? आपके पास कांस्टेंट बना रहता है, और इसको कांस्टेंट बनाए रखने में जो चीज आपकी हेल्प करती है उसका नाम क्या होता है मेरे पास? यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स। क्या होता है यहाँ पर हमारे पास? रिस्टोरिंग फोर्स। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि क्या कर रहा है? बॉडी को एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पे प्रोजेक्ट करा रहा है। मतलब उसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है और साथ साथ उसकी वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या बनी हुई है मेरे पास? कांस्टेंट बनी हुई है। और कौन सी फोर्स इसके पीछे काम कर रही है मेरे पास? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स आपको एक बहुत सिंपल शब्दों में समझा देता हूं। स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को खींचते हैं, स्प्रिंग को आपने खींचा, वो अपना शेप और साइज रिगेन कर लेगा, बशर्ते आप उसको उसके अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट से आगे मत ले जाओ। ठीक है, तो जैसे मैं स्प्रिंग को खींचूंगा वो वापस अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगी। अगर मैं कंप्रेस करूंगा तो भी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगी। तो जो फोर्स उस स्प्रिंग को मदद कर रहा है उसकी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कराने में, उस फोर्स का नाम क्या होता है हमारे पास? रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स का असलियत में काम होता है कि जो भी एनर्जी चेंज बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है एट अ टाइम, उस एनर्जी चेंज के अपार्ट, ठीक है, वो किसी फोर्स के कारण ही हुआ होगा। जैसी वो फोर्स हटे, एक्सटर्नल फोर्स क्या था कि मैं खींच रहा था स्प्रिंग को, जैसे ही मेरा फोर्स हटे वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाए, या मैं अगर स्प्रिंग को दबा रहा हूं तो जैसे ये फोर्स हटे तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाए। ये होती है रिस्टोरिंग फोर्सेस। तो रिस्टोरिंग जो फोर्स है ये बॉडी को किस चीज में मदद करती है? हमेशा उसकी जो इनिशियल स्टेट थी उस तक पहुंचाने में। आई बात समझ में? इसलिए बॉडी किस में बनी हुई है यहाँ पर हमारे पास? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पे, और वैसे उसके साथ यहाँ पे जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये है आपके पास नेचर ऑफ नेचुरल वाइब्रेशंस। अब आ जाते हैं आगे डैम्ड वाइब्रेशंस पर। अगर मैं बोलूं डैम्ड वाइब्रेशंस तो इसका मतलब है आपको वो वाइब्रेशंस पढ़ा रहे हैं जो कहां पर होती है? हमारे
रियल वर्ल्ड में आप जितनी भी वाइब्रेशंस रियल वर्ल्ड में देखते हो, ये सारी का सारा अपने पास किसका एग्जांपल हो गया है यहाँ पर? डैम्प्ड वाइब्रेशंस का। डैम्पिंग का मीनिंग आप जानते हो? व्हाट डू मीन बाय डैम्पिंग? क्या आप लोग डैम्पिंग का मीनिंग जानते हो? डैम्पिंग क्या होता है? बताओ क्या होता है डैम्पिंग? क्या करना? दबाना। डैम्पिंग का मतलब होता है दबाना, किसी चीज को सप्रेस करना, ठीक है, डैम्प। तो अभी जो डैम्प्ड वाइब्रेशंस है ना, आप देख रहे हो एक वर्ड है डैम्प्ड और फिर है वाइब्रेशंस। इसका मतलब है डैम्पिंग किसकी करी जा रही है? वाइब्रेशंस की। अगर बॉडी की वाइब्रेशंस को डैम्प किया जाएगा तो मतलब आप चाह रहे हो कि बॉडी वाइब्रेट ना करे, ठीक है। अगर मैं नहीं भी चाहूंगा ना तो भी ये चीज रियल वर्ल्ड में अपने आप हो जाएगी। कौन करेगा, कौन कराएगा डैम्पिंग किसी भी बॉडी की? वहां पर एयर फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे आपने बोला था कि हम लोग गिटार की स्ट्रिंग प्लग करते हैं तो उससे ट्यून या साउंड तो निकलता है, पर थोड़ी देर बाद वो जो स्ट्रिंग है वो अपनी नॉर्मल या ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि भाई जो हवा है वो उसकी वाइब्रेशंस को रोक रही है, तो वो उसकी डैम्पिंग करा रही है। अब जब डैम्पिंग होगी तो डैम्पिंग होते वक्त आप मेरे को बताना कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है क्या डैम्पिंग होते वक्त? नहीं। समय के साथ क्या होता है, शुरू में जब गिटार के आप तार खींचोगे बहुत तेज आवाज आएगी, तो शुरुआत में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, लेकिन धीरे 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 वो जो एम्पलीट्यूड है वो मेरे पास बिल्कुल जीरो होता चला जाएगा आखिरी में जब वाइब्रेशन अपने पास रुक जाएगी। तो डैम्पिंग में क्या होता है? डैम्पिंग में आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं होता है, समय के साथ क्या होता रहता है? वो डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। तो ये है आपके पास डैम्प्ड वाइब्रेशंस। तो डैम्प वाइब्रेशंस में क्या होता है, जो बॉडी की पीरियोडिक वाइब्रेशंस है इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। और क्यों डिक्रीज हो रहा होगा? क्योंकि इस पे क्या लग रहा है मेरे पास? एक रेजिस्टिव फोर्स। जैसे आपकी गिटार की जो स्ट्रिंग है, गिटार की स्ट्रिंग पर रेजिस्टिव फोर्स कौन लगा रहा है? एयर, ठीक है, हवा लगा रही है। अगर कुछ नहीं भी एटमॉस्फेयर में तो एयर तो हर जगह है, ठीक है, हवा को आप नहीं रोक सकते हो, तो एयर तो वहां पर थी। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन जो होती है, जब भी किसी बॉडी पे डैम्प्ड वाइब्रेशंस होंगी तो उस समय उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। एक तो कौन सी होगी? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या चाह रही है कि भाई मेरा जो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड था मैं बनाए रखूं किसी तरीके से, कि बॉडी ने शुरुआत में अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पकड़ लिया तो इसी पे रहे, पर एक्सटर्नल फोर्स कहेगा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो बॉडी पर दो फोर्स हो, कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया आपका रेजिस्टिव फोर्स और दूसरा कौन सा होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स यहां पर इस बार इन दी फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, क्योंकि हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो किस में करते हैं? एयर में। और एयर क्या प्रोवाइड कराएगी? आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी। तो बॉडी पे एट अ टाइम कितने फोर्सेस लगेंगे डैम्प वाइब्रेशंस में? दो। एक रहेगा रिस्टोरिंग फोर्स, दूसरा कौन सा रहेगा मेरे पास? रेजिस्टिव फोर्स। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। तो जब यहां पे ऐसा होता है तो मेरे को बताना कि अब क्या बॉडी ने जो एनर्जी अपने पास गेन करी है, क्या बॉडी वो एनर्जी को हमेशा अपने पास संभाल कर रख पाएगी? क्या लगातार क्या होता रहेगा यहां पर? एनर्जी का डिसिपेशन या एनर्जी का लॉस होता रहेगा, और वो एनर्जी लूज करेगा तो किसको लूज करेगा? कौन है उसके आसपास? सराउंडिंग्स। तो डैम्प वाइब्रेशंस में जो एनर्जी है वो एनर्जी लूज होकर के किसको जाती रहती है लगातार? मेरे पास सराउंडिंग मीडियम को। तो जो सराउंडिंग मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम में क्या देखने को मिलता है हमारे पास? हीट डिसिपेशन देखने को मिलता है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि आपके पास ये थर्ड वाला लिखा है, जिसमें लिखा है द रेट एट विच द एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम एंड ऑल्सो ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। कह रहे हैं कि सराउंडिंग मीडियम को जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है ना, ये सबसे पहली बात तो इस चीज पे डिपेंड करेगी कि आपकी जो बॉडी है वो किस मटेरियल की बनी है, ठीक है। और दूसरी बात इस चीज पे डिपेंड करेगी कि आपका मीडियम कैसा है। अब मैं कहता हूं एयर नहीं है, हम जो एक्सपेरिमेंट है उसे ले जाकर के वाटर में कर रहे, तो क्या एयर और वाटर की डेंसिटी सेम है क्या? विस्कोसिटी सेम है क्या? विस्कोसिटी का मीनिंग जानते हो क्या आप लोग? विस्कोसिटी क्या होती है? डेंसिटी को कहते हैं घनत्व। विस्कोसिटी, हाँ बिल्कुल सही। विस्कोसिटी को अगर आम शब्दों में कहें तो गाढ़ापन। जैसे आपके पास पेट्रोल है, वाटर है, ठीक है, और एक है हनी, ठीक है। आप मेरे को बताना कि पेट्रोल, वाटर और हनी में से विस्कोसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? हनी की। हनी जो है आपके पास काफी ज्यादा गाढ़ी होती है। तो विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी ना असलियत में आपके पास ये फ्रिक्शन होता है जो कि फ्लूइड की लेयर से एक दूसरे पे लगाती है। तो फ्लूइड की लेयर से एक दूसरे को रेजिस्ट करती हैं आगे मूव करने से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी किस में देखने को मिलती है हम लोगों को? फ्लूइड्स में। एंड फ्लूइड्स क्या होते हैं? एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो आर नोन एज फ्लूइड्स, ठीक है। तो फ्लूइड्स जैसे वाटर हो गया, वाटर इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड, हनी इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड, पेट्रोल इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड, ग्लिसरीन इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड। तो विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा मीडियम की, और उसके साथ साथ किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? अपने पास जो साइज है वाइब्रेटिंग बॉडी का, उस पे भी, कि आपकी जो बॉडी है वो साइज में बड़ी है छोटी है, इस बात पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। आइए यहां पर डैम्प्ड वाइब्रेशंस आए आप लोगों को समझ में। तो ये था डैम्प्ड वाइब्रेशंस। डैम्प्ड वाइब्रेशंस का ग्राफ आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है। अब ग्राफ पे अगर नजर मारोगे तो सबसे पहली नजर जो है आपकी वो इस चीज पर जाएगी
कि मेरे पास लगातार जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता चला जा रहा है, टाइम के साथ कम होता चला जा रहा है। ठीक है, एक समय ऐसा आया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था और आखिरी में एम्पलीट्यूड कितना हो गया यहां पर 0, मतलब आपकी बॉडी ने वाइब्रेट करना बंद कर दिया है। अब जो बॉडी है वो वाइब्रेट कर ही नहीं रही है, इसलिए एम्पलीट्यूड कितना हो गया आखिरी में यहां पर अपने पास 0 हो गया है। आइए चीज समझ में यहाँ पे डैम्प्ड वाइब्रेशंस में। तो ये इसका जो ग्राफ है भाई, इसमें कोई ये गलती ना कर दे कि वो पिछली बार वाला ग्राफ ना बना करके आ जाए। पिछली बार वाला जो ग्राफ है उसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था। क्यों कांस्टेंट था? बिकॉज वो जो केस था वो एक नेचुरल वाइब्रेशन का केस था। ये केस नेचुरल वाइब्रेशन का नहीं है, ये केस किसका है आपके पास यहाँ पर? डैम्पिंग होगी, डैम्पिंग वाइब्रेशंस की होगी, और अगर वाइब्रेशन डैम्प करेगी तो उसका एम्पलीट्यूड भी डैम्प कर जाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पे कई सारे लिखे हुए हैं। कह रहे हैं व्हेन अ स्लिम ब्रांच ऑफ अ ट्री इज पुल्ड। आपने देखा होगा कि अगर हम लोग पेड़ की टहनी खींचे, ठीक है, पहले उसमें क्या होता है, अगर वो फ्लेक्सिबल है, अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो टूट जाएगी। फ्लेक्सिबल है तो टहनी नीचे को आएगी, ऊपर को भी झटका मारेगी 2-3 बार, लेकिन उसके बाद अपने आप आकर के रुक जाएगी, डैम्ड है। ठीक है, अगले में आप देख सकते हो यहाँ पे ट्यूनिंग फोक। आपको कह रहे हैं कि ट्यूनिंग फोक को आपने किसी रबर पैड पे एक बार हिट करा तो ट्यूनिंग फोक थोड़ी देर के लिए वो हमिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसके बाद बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डैम्पिंग कौन करा रहा होगा यहाँ पर? एयर में प्रेजेंट, और जो एयर है आपके पास वो किसका काम कर रही होगी यहाँ पर? रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी। और सिंपल पेंडुलम जो ऑसिलेट करते हैं एयर में, जिसकी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात भी करी थी कि अगर हम इस रूम में भी एक बॉल लटका करके छोड़ दें और अगर मैं इसको लेफ्ट छोड़ूं तो लेफ्ट राइट तो करेगी, पर हो सकता है 40-45 राउंड मारने के बाद आकर के अपना बीच में रुक जाए, तो उसको एयर ने यहां पर रजिस्ट कर दिया। अगला आ जाते हैं जो लिखा है इसमें, वाइब्रेशंस ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग इन एयर आर द डैम्प्ड वाइब्रेशंस। अगर आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी होगी ना, सारे वही एग्जांपल है जो आपने कहां पर पढ़े हुए हैं, नेचुरल में। नेचुरल और डैम्प्ड में एक भी एग्जांपल नहीं बदला। बस नेचुरल में पता है क्या कहते थे कि ये सारे एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में कराने हैं, और अब ये सारे एक्सपेरिमेंट कहां पे करवाने हैं आपको? एयर में, मतलब रियल वर्ल्ड में। ठीक है, वहां पे भी तो यही कहा था, स्प्रिंग को नीचे खींचेंगे, स्प्रिंग के साथ जो लोड है सस्पेंड कर देंगे, और जैसे मैं लोड छोड़ूंगा स्प्रिंग एकदम नीचे खींचेगा, खींचा ऊपर आया। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का रिस्टोरेशन जो है वो चलता रहेगा, रिस्टोरेशन और इंटर कन्वर्जन। आपने जितने आज तक वाइब्रेशन देखे हैं सारे रियल वर्ल्ड के, तो बिल्कुल सही, आप खुद से भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं कि आपको बिल्कुल यहाँ पर बुक से ही जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल बुक से ही कॉपी पेस्ट करके आना है वहां पे। ठीक है, बुक से ही बिल्कुल चेप के नहीं आनी है चीजें, थोड़ा अपना खुद का भी दिमाग चलाना है। अगला आ जाते हैं, डिफरेंसेस पे नजर मार लेते हैं फटाफट से, जितना भी तक हम लोग पढ़ करके आए, नेचुरल वाइब्रेशन वर्सेस डैम्प्ड वाइब्रेशन। सबसे पहला क्या दे रखा है आपको? इसमें कह रहे हैं कि जो नेचुरल वाइब्रेशन है इसमें क्या कांस्टेंट रहता था हमारे पास? जो एम्पलीट्यूड है, और उसके साथ साथ जो वाइब्रेशन है वो कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो डैम्प्ड वाइब्रेशन है इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा? समय के साथ साथ कम होता चला जाएगा, और जो वाइब्रेशन है एक टाइम पे आपकी बॉडी जो है वो वाइब्रेशन में सीज हो जाएगी। सीज होने का मतलब उसमें जो वाइब्रेशन है वो खत्म हो गई। ठीक है, अब जो वाइब्रेशन आपको देखने को मिल रही थी अब वो नहीं देखने को मिलेगी। अगले वाले पे आते हैं, कहते हैं कि भाई नेचुरल वाइब्रेशन में हमने बात करी थी, यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होता है, क्योंकि आप एक आइडियल वर्ल्ड का सिनेरियो ले रहे हो। आइडियल वर्ल्ड में लॉसेस नहीं होते, बट रियल वर्ल्ड में लॉसेस होते हैं। और डैम्प्ड जो वाइब्रेशन है वो कहाँ पे होती है? हमारी रियल वर्ल्ड में, इसलिए वहां पर एनर्जी लॉसेस हैं। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए था क्या वाइब्रेटिंग बॉडी को? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए था, बट यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो है, और वो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कौन है यहाँ पर? जो आपकी वो फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स है, जो कि बॉडी को क्या कर रही है? डैम्पिंग करा रही है, या फिर उसका एम्पलीट्यूड कम कर रही है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ किस बात पे डिपेंड करती थी? साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी पे, क्योंकि भाई मीडियम तो हमने वैक्यूम माना हुआ होता था, यहाँ तो मीडियम होता ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर शेप और साइज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दूसरी चीज जिस पे डिपेंड करती थी वो किस पे डिपेंड करती थी यहाँ पर? बिल्कुल, वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगी मीडियम के, और विस्कोसिटी पे भी करेगी। ठीक है, लास्ट में ये लिखा हुआ है यहाँ पे फोर्थ वाले में कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लेस देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे जो वाइब्रेशंस होते हैं बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम ही निकल करके आएंगे। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं। आई बात समझ में? बट हाँ, अगर आप फोर्थ वाले का काउंटर पॉइंट देखोगे तो फोर्थ वाले का काउंटर पॉइंट ये होता है कि मीडियम की जो डेंसिटी है और मीडियम की जो विस्कोसिटी है उस पर भी डिपेंड करता है ये। ठीक है, ये इसका काउंटर पॉइंट है। हो गया ये, आ गया ये चीज समझ में यहाँ पर। अगला आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे फोर्स्ड वाइब्रेशन पे। देखो फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या है। अब ना फोर्स वाइब्रेशन में क्या होगा, मैं आपको कहता हूं कि डैम्पिंग तो आप रोक नहीं सकते। ठीक है, मतलब जो बॉडी है, जो बॉडी आपके पास यहाँ पर वाइब्रेट करना चाह रही थी तो उसकी डैम्पिंग तो जरूर होगी। तो आपने बोला यार मैं कितने भी यहाँ पे प्रयास कर लूं
पर मैं डैम्पिंग नहीं रोक पा रहा हूं, क्योंकि आप रेजिस्टिव फोर्स को नहीं हटा सकते। लेकिन आप एक चीज तो कर सकते हो, जो फोर्स रेजिस्ट कर रही है उसको जिस एम्पलीट्यूड के साथ या जिस इंटेंसिटी के साथ रेजिस्ट कर रही है, आप उतनी ही इंटेंसिटी का एक अपोजिंग फोर्स लगा दो बॉडी पे। क्योंकि अब क्या होगा, बॉडी को दोनों साइड से धक्का लगेगा। मतलब एक वही बात हो गई कि गाड़ी का जो इंजन है वो गाड़ी को आगे खींच रहा है, लेकिन आपने पीछे से दो लोग ऐसे हैं जो बांध दिए जो कि गाड़ी को पीछे खींच रहे हैं। ठीक है, या मैं बोल दूं कि दो लोग पहले गाड़ी को पीछे खींच रहे तो इंजन गाड़ी को आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग चाहते हैं कि जो आपकी रेजिस्टिव फोर्स है ना, मैं उसका किसी तरीके से नेट एम्पलीट्यूड जीरो कर दूं। ठीक है, या उसका जो नेट मैग्नीट्यूड है जीरो कर दूं, कि वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अपना इफेक्ट दिखाई ना पाए। तो अगर आपको रिस्टोरिंग फोर्स का इफेक्ट जीरो करना है तो उसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं अपने पास यहाँ पर, फोर्स वाइब्रेशन कहते हैं। तो फोर्स वाइब्रेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो बॉडी वाइब्रेट करती है ये किसके इन्फ्लुएंस में वाइब्रेट करती है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। पीरियोडिक फोर्स का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, ये एक यूनिफॉर्म रेट से अपने पास चलता रहेगा। आई बात समझ में? ये क्यों किया जा रहा है, ताकि रेजिस्टिव फोर्स को वो किया जा सके, हमारे पास ओवरकम किया जा सके। आई बात समझ में? तो जो डैम्पिंग थी, डैम्पिंग में क्या हो रहा था, डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड गिर जा रहे थे ना। आप चाहते हो कि एम्पलीट्यूड गिरे ना, ये एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना रहा है, पर अब आपको मेहनत करवाएंगे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट बनाए रखने के लिए। देखो आपके पास जो बॉडी ये वाइब्रेशन एग्जीक्यूट कर रही है, इससे पहले हम लोग पढ़ के आए थे कि एक उसमें रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा और एक कौन सा फोर्स रहेगा, रेजिस्टिव। ये था डैम्पिंग में। अब एक यहाँ पर तीसरा फोर्स आ गया, और वो तीसरा फोर्स कौन सा, एक्सटर्नल, जो कि आप लगाओगे। ठीक है, क्यों लगाना पड़ रहा है, ताकि बॉडी की डैम्पिंग को रोका जा सके। ठीक है, इसको क्या अचीव कराया जा सके, इसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, और जो बॉडी है मेरे पास वो वाइब्रेट करना भी बंद ना करे। अब होता क्या है कि ये जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग क्यों होती है, देखो जैसे आपका गाड़ी का जो ड्राइवर है, जब भी कोई गाड़ी ड्राइव करता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि ही और शी इज ड्राइविंग द कार, क्योंकि उसका काम है फोर्स लगा करके, जो कि इंजन वहां पे फोर्स लगा रहा होगा, उसका काम है उस गाड़ी को आगे ले जाने का। तो वैसे ही आपकी जो बॉडी यहाँ पर वाइब्रेट कर रही है, उस बॉडी की वाइब्रेशंस को बनाए रखने का काम किसका है, रेजिस्टिव फोर्स का तो नहीं है। क्या ये काम हमारे पास इसमें जो प्रेजेंट फोर्स थी रिस्टोरिंग, क्या उसका काम होगा उसकी वाइब्रेशंस को बनाए रखने का? किसका हो जाएगा अब ये काम आपके पास, एक्सटर्नल फोर्स का, जो कि आप लगाओगे। तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्स को क्या बोला जाता है, ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि यही अब आपके पास एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस बॉडी की वाइब्रेशंस को हमारे पास बनाए रखने में। तो जो एम्पलीट्यूड होता है ना फोर्स वाइब्रेशन का, ये किस बात पे डिपेंड करता है, देखो एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो एक तो उसकी अब खुद की कोई फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात इसमें ये रहती है कि अगर यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है एक्सटर्नल फोर्स की, अगर वो डिफरेंट है किससे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी से, तो जो एम्पलीट्यूड होता है ना ऑसिलेशंस का, वो कैसा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, ऑसिलेशन जो है वो कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके जो नेट ऑसिलेशन है वो बड़े रहने चाहिए, ठीक है, लार्ज रहने चाहिए, तो आप कोशिश ये करोगे कि आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो कैसा रहे, मेरे पास वो सेम रहे। ठीक है, सेम होने का मतलब है सेम फ्रीक्वेंसी का रहे, जैसा कि उस बॉडी की अपने पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी। तो हमें कभी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सटर्नल फोर्स वहां पर नहीं लगाना है। ठीक है, एक ये बात है यहाँ पे समझेंगे। अगला आ जाएंगे कि अगर जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट का मतलब है भाई बिल्कुल मैच कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर गई, मेरे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी से। तो इससे पता है क्या होता है, इससे जो एम्पलीट्यूड है ना ऑसिलेशंस का, वो क्या हो जाता है, मेरे पास यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, इसको भी अभी आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे क्यों होता है, किस वजह से होता है। ठीक है, आगे भी देखा जाएगा ये।